हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं साइंस विद आमिन सर। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 4, कार्बन एंड उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कुछ कार्बन के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे कि जैसे कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन एक कैसा है, अधातु है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पॉइंट में लिखना चाहूंगा जिससे हमें पता चल जाए और आपको भी पता रहे कि कार्बन की क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो हम पहले बात करेंगे कार्बन। कार्बन एक जो पदार्थ है, कार्बन एक अधातु है। अधातु है मतलब कार्बन इज नॉन मेटल। ठीक है। इसके बाद इसके अगर साइन की बात करें, कार्बन का जो प्रतीक है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। किससे किया जाता है बच्चों? इसको जो है कार्बन प्रतीक को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं इट्स सिंबल इज सी। ठीक है। यहां पर हमें कार्बन एक जो पता चल रहा है कि हम नॉन मेटल है, यह एक अधातु है। और कार्बन का अगर हम साइन की बात करें तो इट्स सिंबल इज सी। अब इसके परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करते हैं कार्बन के, तो परमाणु क्रमांक जो है इसका 6 रहता है। कितना रहता है? परमाणु क्रमांक इसका 6 रहता है, या फिर हम इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 है। अब परमाणु क्रमांक हो गया, तो परमाणु क्रमांक के बाद बच्चों यहां पर इसका द्रव्यमान क्रमांक भी होता है। मतलब कि इसका जो है मास नंबर, द्रव्यमान क्रमांक इसका कितना रहेगा? 12 रहेगा। कितना रहेगा इसका द्रव्यमान क्रमांक? द्रव्यमान क्रमांक इसका 12 होता है। और इसको जो है इंग्लिश में हम कह सकते हैं मास ऑफ नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये इसका हो जाएगा द्रव्यमान का मास। मास ऑफ नंबर। ठीक है। इसके बाद मास ऑफ नंबर, यहां पर अभी हमारे पास परमाणु क्रमांक हो गया जो इसकी 6 है, और इसका मास ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो इसका मास ऑफ नंबर कितना हो गया है? 12 हो गया। अब इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं हम। मास ऑफ नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे मास ऑफ जो है इसका द्रव्यमान, या फिर इसको परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू है परमाणु द्रव्यमान की परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक वैल्यू जो फिक्स है 12.1074। ये एक फिक्स वैल्यू है। हो सकता है हमें एग्जाम की दृष्टि से भी ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, मतलब कि इसका मास नंबर कितना है, और द्रव्यमान क्रमांक कितना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। मास नंबर भी मालूम होना चाहिए, परमाणु क्रमांक भी मालूम होना चाहिए। और हम सब जानते हैं इसके साइन के बारे में, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास इसके आगे जो आता है इसकी संयोजकता।
संयोजकता की बात करें तो इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है संयोजकता की, और संयोजकता की वैल्यू जो होती है इसकी 4 होती है। कितनी होती है? 4। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैलेंसी। ओके, वैलेंसी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये छोटा सा एक डिटेल था कार्बन के बारे में, जिसमें हमने कार्बन के बारे में जाना कि है एक अधातु है, नॉन मेटल है, इट्स सिंबल इज सी, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मास नंबर जो है इसका 12 है, और इसका मास ऑफ जो है परमाणु का मास वैल्यू कितनी हो रही है? 12.01074, और इसकी जो है वैलेंस या संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें हम, तो इसकी वैल्यू है 2 और 4, जिसको इंग्लिश में जो है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर हमें सारी चीजें क्लियर हो गई है कि हम छोटे से एक बेसिक था जो कार्बन के बारे में जरूरी है, हम सबको जरूरी है। तो अगर ये सारी चीजें हमें पता है तो हम आगे के सारी चीजों को हम क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि कार्बन का जो नॉन मेटल है और इसका सिंबल सी है, एटॉमिक जो इसका नंबर है वो हमारे पता है कि ये 6 होगा। मास ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो वह 12 हो गया, और इसका मास ऑफ वैल्यू जो आ रही है ये कितनी आ रही है? 12.01074, और इसकी जो है वैलेंसी कितनी हो रही है? संयोजकता 4 है। और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो कितना निकल के आ रहा है? 2 और 4। इसके बाद हम बात कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन द लैंड प्रॉपर्टीज। हमारी भू प्रॉपर्टी पर भी जो उपस्थित कार्बन की जो मात्रा है वो जनरली हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सब जानते हैं कि खनिज, जैसे खनिजों की अगर हम बात करें हमारी भू प्रॉपर्टी में, जैसे कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 की हम बात करें जो पेट्रोलियम के रूप में होता है। अब पेट्रोलियम के रूप में होता है तो उसका भी कुछ परसेंटेज होगा ऑब्वियसली, तो उसकी जो अगर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो वो कितना होता है? 0.02% होता है। इसके बाद हमारे एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एनवायरमेंट में जितनी भी CO2 की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर वैल्यू CO2 की हम बात करते हैं तो वो कितनी होती है? 0.03% होती है। ये भी हमें ध्यान में रखकर चलना है। और इसके बाद इसमें एक चीज और भी हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें। नाइट्रोजन कितना है बच्चों? हम सब जानते हैं नाइट्रोजन की अगर हम हमारे एनवायरमेंट की वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी है? 78%। कितना है? 78%। इसके बाद बच्चों ऑक्सीजन की भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की भी एक वैल्यू हमारे एनवायरमेंट में है जो कितनी है? 21%। कितना है? 21%। ये भी आपको माइंड में लेकर चलना है कि हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 का कितना वैल्यू है, और जो है पेट्रोलियम के रूप में हाइड्रोजन कार्बोनेट की कितना परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है? 0.02%। इसके बाद अगर हम कार्बन की अगर हम बात करें कि और कार्बन हमें कहाँ कहाँ साथ में है, तो कार्बन की अगर हम बात करें तो हमारे फूड की हम बात कर सकते हैं, हमारे भोजन में भी कार्बन है, क्लॉथ वगैरह, जितनी भी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, मेडिसिन दवाएं जितनी भी होती है उसमें भी जो है कार्बन की मात्रा मिल जाती है। बुक्स, सभी बुक्स के, और यहाँ पर ऑल लिविंग थिंग मतलब कि सारी सभी वस्तुओं के बारे में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी कार्बन का पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारे पेड़ पौधे हो गए, प्लांट्स वगैरह, रूट्स, जो भी है, जितने भी सारे लिविंग थिंग्स, जितने भी जीव जंतु के बारे में भी यहाँ पर जीव जंतु भी जो है कार्बन के कंपाउंड से बनते हैं। मतलब कि ये भी क्या है? एक यौगिक, मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बन का इनमें कहीं ना कहीं रूप दिखाई देने को मिलता है। ये छोटा सा बेसिक जो हमें कार्बन के बारे में डिटेल है इसको हमने यहाँ पर जाना। इसके आगे अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की, रासायनिक आबंधों के प्रकार, जो 2 टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स और
कोवलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड्स या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। हम पहले आबंध के बारे में समझने से पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब कोई भी केंद्रक के अंदर यहाँ पर जो कक्षक बने हुए हैं, है ना, KLM, अब इस कक्षक के अगर बीच पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके आइट साइड के हर एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की। तो आयनिक बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, आयनिक बॉन्ड से अगर हम बात करें तो यह होता है कि इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने वाली प्रोसेस। ठीक है ना, जो भी बॉन्ड्स हैं वो अगर एक्सचेंज हो रहे हैं आयनिक रूप से तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे आयनिक बॉन्ड से या आयनिक बंध कहलाता है, जिसमें हम कह सकते हैं आदान प्रदान वाली प्रोसेस को हम जो है क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करते हैं, Na, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 11। हम सब जानते हैं कितनी है परमाणु संख्या, 11। और अगर हम क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसकी कितनी है, Cl70। ठीक है, अब अगर इसका हम जो है इसका जो है पूरा जो है हम जो है इसका आबंध बनाएंगे, ठीक है ना, इसकी परमाणु संख्या को अगर हम जो है पूरा क्लियर करेंगे कि भैया इसके आयनिक आबंध किस तरह से टूटेंगे, तो यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो इसकी प्रोटॉन प्रोटॉन की भी कितनी होगी, 11 ही होगी। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो भी कितनी होगी, 11 ही होगी। सेम यहाँ पर क्लोरीन के अगर प्रोटॉन के साथ रहेगा, प्रोटॉन का भी 17 ही होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन का भी कितना रहेगा, परमाणु संख्या सेम रहेगी। अब अगर हम इसको पेयर में देखते हैं, इसको किस तरह से तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का पहला जो है कक्षक में 2 रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट में 2 हो गया इसके फर्स्ट कक्षक में, और सेकंड में कितना हो गया, 8 हो गया, और लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। बट कंडीशन यहाँ पर एक बन रही है कि यह अष्टक के नियम को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अष्टक के नियम के बारे में अगर बताया जाता है तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं, एक तो हो गया हमारा हाइड्रोजन और एक हो गया हीलियम। ठीक है, ये 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि इनको अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए मतलब कि लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि इनको अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए हमें जो है इसकी जरूरत पड़ सकती है। देखो इधर ध्यान देना, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाह्यतम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चूज करते हैं, मतलब कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत होती है। बाकी सभी एलिमेंट्स को अष्टक नियम में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी पूरी कंप्लीटली करना पड़ती है। जिस तरह से यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर Na के साथ यहाँ पर 2 8 इसकी जो है यहाँ पर जो संयोजकता बन रही है इसमें यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब कि यह पूरी तरह से क्या हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा है। इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 281 आ रहा है और यहाँ पर क्लोरीन का 287 आ रहा है। तो इन दोनों को छोड़कर सभी को अष्टक नियम को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी इसको क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके साथ साझेदारी करेगा, मतलब कि यह क्या करेगा, अपने आयनिक आबंध को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, सॉरी साझेदारी नहीं, आदान प्रदान करेगा। क्या करेगा ये, आदान प्रदान, मतलब कि यहां से ये 1 किसको दे देगा, इसको दे देगा। ठीक है ना, तो ये दाता समूह वाला कहलाएगा। क्लियर है, अगर ये दे रहा है तो ये देने वाला क्या कहलाएगा, इस जब कोई तत्व का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी को देता है तो इस एक बात ध्यान रखना, वो प्लस वाला कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब कि Na क्या हो गया,
पहली बात ये पॉजिटिव रहेगा, ये दाता वाला हो गया क्योंकि ये देने वाला है, और जो लेगा वो क्या उसके साथ क्या रहेगा, क्योंकि ये कर्जा ले रहा है, ध्यान रखना ये कुछ चीजें ले रहा है तो मतलब कि ये माइनस में रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जब इसने इसको 1 दे दिया तो इसके पास जो है संयोजकता की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 28। और जैसे ही इसने इससे एक लिया तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 2, 8 और 8। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। यहाँ पर ये जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीटली किया जाता है, सिर्फ और हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर, और सभी को जो है कंप्लीट करने के लिए 8 की जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कंप्लीटली करना होती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और संयोजकता और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ कुछ मैंने अभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, लिखा हुआ है, ड्रॉ कर रखा है। हमें समझना है कि जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो स्वाभाविक बात है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, जैसे हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम, यहाँ पर हीलियम की जो है परमाणु संख्या 2 है, लेकिन हीलियम की जो है यहाँ पर वापस से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 ही होगा। ठीक है, इसके बाद लिथियम की हम बात करें, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है, जो है 3 है, और इसका जब कंप्लीटली हम बनाएंगे तो वो कितने में बनकर आएगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। इसकी कुछ एक ट्रिक भी है, मैंने यहाँ लिख रखी है। इस ट्रिक को इस तरह से 2, 8, 8, 2 इस तरह से इसको लिखना है, और उसके बाद हर एक एलिमेंट्स को हमें इसको रिप्रेजेंट करके देखना। सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमें मालूम है कि इसकी परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ पर वहां पर 2 है, तो मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो उस 2 से हमें क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हीलियम 2 है तो इसके लिए हमें वहां पर इसकी जो है फर्स्ट वाला जो है डिजिट्स है इसको हमें ले लेना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकेंड थर्ड लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम की अगर परमाणु संख्या 3 है तो लिथियम के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ ट्रिक से इसको 2 को उठा लो, और उसके 2, और अब लिथियम की जो परमाणु संख्या 3 है तो इसमें और हमें कितना चाहिए, 1 हमें चाहिए, तो इस 8 से एक 1 को माइनस कर लो, तो 8 में से हमें एक ले लेंगे तो वहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम की अगर हम बात करें तो वहां पर 4 है, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया, और इस 8 में से और हमें उसको 4 को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 वापिस हम ले लेंगे। सेम यहाँ पर हर एक एलिमेंट की जितनी परमाणु संख्या होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हमने भर दिए। 2, 3 कार्बन के अगर 6 है तो फर्स्ट वाले में उसमें 2, और उसके बाद इसको कवर करने के लिए कितना लग रहा है, तो हमें 4 की जरूरत है, तो 4 हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये तो हो गई यहाँ पर परमाणु संख्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी संयोजकता की। तो संयोजकता को रिप्रेजेंट करने के लिए संयोजकता की एक हल्की सी डेफिनेशन है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम साझेदारी कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमको समझना है, तो उसमें क्या होगा, अगर जनरली 1, 2, 3 या 4 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या आ रही है तो सेम एज इट इज वैसी रहेगी, और अगर उससे ज्यादा आ रही है, जैसे 5 आ रही है या फिर 5 से प्लस हो रहा है, 5, 6, 7 हो रहा है, तो हमें हमेशा क्या करना है, इस 8 से क्या कर देना है, माइनस करके रखना है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हम सल्फर की देख लो। सल्फर की अगर हम टोटल की इसकी परमाणु संख्या की बात करते हैं कितनी है, एस को ले लेते हैं। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है, 16 है, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किस तरह से बन रहा है, 2, 8 और 6 बन रहा है, ठीक है ना, 8 to 10, 10 और 6, 16 हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से प्लस हो रहा है, तो 5 से प्लस होने पर इसकी जो संयोजकता अगर हमें निकालना है तो संयोजकता इसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से 6 को माइनस कर दो। जैसे ही हम 8 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी संयोजकता हो गई। अगर किसी भी एलिमेंट्स की आपको संयोजकता को सोल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखना संयोजकता में क्या होगा, अगर 1 से लगाकर अगर 4 तक आ रही है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, सेम रहेगी, 4 ही रहेगी। और अगर उससे
ज्यादा आ रही है, 5, 6, 7 आ रही है, 8 भी आ रही है, तो आपको हमेशा उस 8 वाले नंबर से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर किसके ले लेते हैं हम, ए आर्गन की ले लो, 18 है इसकी, तो 2, 8, 8, तो फिर क्या करेंगे हम, इसकी संयोजकता निकालने के लिए 8 से माइनस कर देंगे। जैसे ही 8 से माइनस होगा तो उसकी संयोजकता कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पर 0 निकल के आ रही है। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम और किसकी देख सकते हैं, नाइट्रोजन की। यहाँ पर इसको देखो, एन की कितनी है, 7 है, तो यहाँ पर 5 और 2 7 हो रहा है, 6 7 हो रहा है। अब यहाँ पर 5 है, तो हमने क्या किया, इसकी संयोजकता निकालने के लिए जैसे 8 से माइनस करेंगे, तो 5 में से जैसे 3 को माइनस किया तो हमारे पास उसकी संयोजकता निकल के आ गई 3। और अगर 4 है तो सेम ऐसी की ऐसी रहेगी। कार्बन की कितनी है, 6 है परमाणु संख्या, तो यहाँ पर 2 और 4 हुआ, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 4 ही होगी, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं 1 से लगाकर 4 तक नो चेंज। और अगर 5 से अगर हम अपर जा रहे हैं, 5, 6, 7, 8 जा रहा है, किसी भी परमाणु संख्या के लास्ट, अब ये ध्यान रखना ये है क्या, तो ये बाह्यतम कक्ष वाली संख्या है। किसकी है, ये सारी चीजें कौन है, जो है बाह्य कक्ष में रहती है। अगर बाह्यतम कक्ष की संख्या अगर 1 से लगाकर 4 है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, वैसी की वैसी उसकी संयोजकता निकल कर आ जाएगी। और अगर बाह्यतम कक्ष की संख्या 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तो आपको क्या करना है, 8 से उस वैल्यू को माइनस कर दो, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। क्लियर है, इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया? तो इसमें ध्यान देना, ये वाली चीजें हमारी परमाणु संख्या हो गई, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आ गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकल कर आए हैं बच्चों, इस बात का ध्यान देना, ये सारे के सारे कौन से हैं, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, ये 1, ये 1 कौन है, बाह्यतम कक्ष वाला है। ये 2 कौन सा है, बाह्यतम कक्ष वाला है। ये 4 कौन सा है, बाह्यतम कक्ष वाला है। 5 कौन सा है, बाह्यतम कक्ष वाला है। 6 कौन सा है, बाह्यतम कक्ष वाला है। ये सारे इधर वाले जो है लास्ट वाले जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये बाह्यतम कक्ष वाले, और इन्हीं से ही 8 को माइनस करना है। 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से ज्यादा आ जाए तो आपको 5, 6, 7, 8 में 8 से माइनस कर देना, तो उसकी संयोजकता आपको निकल कर आ जाएगी। इतना समझ में आ गया? ओके, देखो इधर मैंने इसको लिख दिया है। संयोजकता की अगर हम बात करें कि संयोजकता इसको कैसे पता चलेगा कि संयोजकता कितनी क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष, मतलब बाह्यतम कौन से, जैसे सोडियम हो गया, यहाँ पर 2, 8, 1, ये 1 आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी जो भी बाह्यतम कक्षा होगी, कम से कम कक्ष में कम से कम 1, 2, 3 या 4, जिस भी एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्ष में अगर ये नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है, मैग्नीशियम में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसा कोई नंबर आ रहा है, 1, 2, 3, 4 है, तो इनकी संयोजकता 1, 2, 3, 4 ही रहेगी, एज इट इज सेम ही संयोजकता रहेगी। और अगर 5 से अधिक होगी तो उसे हमें क्या करना है, 8 से घटा देना है, और 8 से जैसे माइनस करोगे जो वैल्यू आएगी वो आपकी संयोजकता रहेगी। जैसे यहाँ पर 5 आया, बाह्यतम कक्ष की वैल्यू 5 है, तो जैसे ही 5 है तो मतलब 8 से जैसे ही हम माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ 6 है, 6 में से 8 को माइनस कर दो तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ 7 है, तो 7 की संयोजकता को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से माइनस कर देंगे, जैसे 8 7 माइनस होगा तो 1 बचा। अब यहाँ पर 8 आ रहा है तो क्या करोगे, 8 माइनस 8, संयोजकता कितनी हो गई, 0 हो गई। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ये सारी डिटेल आपको समझ में आ गई। ये चैप्टर जो है 4 कार्बन एवं इसकी यौगिक का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड वाला पार्ट हम कल देखते हैं, और कल में जो है इससे रिलेटेड सारे आईएमपी क्वेश्चन को हम देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।